आप यकीन करें इस वक्त कराची में अगर जमात इस्लामी आवाज़ ना उठाए ना तो ये पता नहीं क्या बन जाएगा। मैं इसीलिए नौजवानों से कहता हूँ मायूस मत हो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, हम इनके ऐसे मतलब इनको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन तुम अगर खुदकुशियाँ करोगे और नशा करोगे और स्ट्रीट क्रिमिनल बनोगे तो तुम्हारा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। लेकिन ये जालिम नहीं सोच रहे जिनके हाथों में सब कुछ है, वो नॉन काइनेटिक एक्शन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैंने लेक्चर देने आ जाएंगे हर कोई। जितने डाले गनमैनों वाले एयरपोर्ट से यहाँ तक और होटल से यहाँ तक देखे हैं, मैंने लाहौर में नहीं देखें यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी की वाकई शायद कराची में ज़रूरत है, क्योंकि जो स्ट्रीट क्राइम का लेवल है, अगर हम गाड़ी में आ रहे हैं तो मुझे सबसे पहले ड्राइवर ने कहा साहब मोबाइल महंगा है, मैं कहा जेब छुपा दिया। बाकी जी बिल्कुल है, ये इंसानियत सर ये एंजाइटी है ना, ये तो एक फ्रस्ट्रेशन है ना। जब आप गाड़ी में चल रहे हो और आपको हर वक्त ये हो कि जो भी कोई दो मोटरसाइकिल वाला गुजरेगा वो आपसे मोबाइल छीन सकता है, तो आपको ये जो खौफ है ये आपकी नफ्सियात पे क्या असर डालता है। इन लोगों को तो आप किसी भी अच्छे पुलिस अफसर, किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट यानी किसी लेवल के ब्यूरोक्रेट या किसी वडेरे जागीरदार या किसी अच्छे सनतकार की शादी में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हॉल तक पहुंचने में जो है ना आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, इसलिए कि इतनी गाड़ियां होती हैं और गाड़ियों से ज़्यादा जितनी मोबाइलें होती हैं पुलिस की। ये हमारा अपना तजर्बा है, पैदल जाना पड़ता है आपको बहुत लंबा चल के। और सिंध में तो वन डिश भी नहीं, वो जी हाँ, तो फिर माशाल्लाह कुल्ला ही खाता है सब। मैं अब सिर्फ मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी जो एक ख़ास कैडर से ऊपर का सियासी आदमी हो या वो सरकारी आदमी हो, उनसे जितने भी लोगों के ताल्लुकात उसी लेवल के होते हैं ना, तो फिर वो एक एक गाड़ी के साथ दो दो तीन तीन मोबाइलें चल रही होती हैं। आप सोचें कि ये फोर्स लोगों के लिए नहीं है, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़। जिस दिन ये गैर महफूज हो गए ना तो हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे। बड़ी आपने खतरनाक और सही बात की। बिल्कुल गैर महफूज, उनको अपने बच्चों का गैर महफूज होना जब पता होगा ना। मेरा बच्चा जब बाइक पे जाता है तो मुझे एहसास है इस बात का कि जब वो बाइक पे जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है जी। तो मैं इसका ख्याल कर सकता हूँ, ये कहाँ ख्याल कर सकते हैं। तो जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और हमारे बच्चे आम लोगों की तरह पढ़ते हैं तो हमें मालूम है वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब ज़ाहिर है हम सरकारी स्कूलों में तो अब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि वहाँ तालीम होती नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन हम उस लेवल के प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं पढ़ा रहे ना कि जहाँ अमेरिकन डॉलर में पेमेंट हो रही हो, वो तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो हमें एहसास है इस बात का कि बच्चों की का तहफ़्फ़ुज़ क्या चीज़ है, बच्चों की तालीम क्या चीज़ है, सेहत की सहूलत क्या चीज़ है। ये क्या जाने कि जो सारे के सारे, मैं देखें इसमें सब शामिल हैं, इसमें हमारे डिसीजन मेकर्स शामिल हैं, तमाम वो लोग शामिल हैं कि जो हमारी कौम के बच्चों की किस्मत के फैसले करते हैं। वो एक्सपीरियंस ही नहीं करते, उनके बच्चे एक्सपीरियंस ही नहीं करते आम लोगों की तरह। उन सब ने बाहर अपने मुल्क में अपने स्टेक्स बना लिए हैं। मैं उस दिन देख रहा था क्या ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए कि चाहे टॉप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे फौज का जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, चाहे जो है वो अदालत का जज हो, कम से कम 5 साल 10 साल तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। सर मलेशिया के अंदर आप उनका पासपोर्ट 6 करोड़ रुपया देके खरीद सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप वो खरीदते हैं तो आपको बाकी सारी सिटीजन गिव करनी होती है। आप सिर्फ मलेशियन सिटीजन हो सकते हैं। अब ना उनके पास हमारी जितनी अच्छी फ़ौज है, ना हमारी जितनी आबादी है, ना हमारे जितने नेचुरल रिसोर्स हैं, ना न्यूक्लियर बम है, ना ही वो उम्मत का सेंटर पॉइंट है, ना ही उनके पास गवादर है, लेकिन वो बंदे हमारी तरह बेशर्म नहीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई या आप यहाँ के हैं या वहाँ बात करेंगे ना किसी बहुत ज़्यादा दानिश्वर से, वो कहेगा यार असल में चूंकि वो अलग थलग है ना इसलिए उन पर कोई प्रेशर नहीं है। ओ भाई ऐसा नहीं होता, आप बीच बाजार में रहकर भी अपनी इज्जत और वक़ार को ठीक रख सकते हैं। नहीं, अलग किधर है, उनके भी हमसाए हैं, उनके भी मरासिम हैं। उन्होंने मलेशिया ट्रूली एशिया कैंपेन रन किया, महातीर मोहम्मद ने पूरी शक्ल चेंज कर दी मुल्क की। मैं छप्पड़ होता था, बाकायदा छप्पड़ होता था। ऐसा ही है। तो ये बात मैं समझता हूँ कि जो तज्ज़ियाकार ये बात करते हैं वो डिसइंजेन्युअस यानी कि सर से उठाने वाली बात होती है। लेकिन आप साहब एक बहुत ज़रूरी चीज़ में मानना चाहते हैं और ये आखिरी मेरा सवाल होगा, लेकिन मैं चाहूँगा आपसे तफसील में जाए। कुरान में वाज़ेह है कि सूद के खिलाफ जंग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बाज़ार जो हमें बताया जाता है कि जी 250 बिलियन कर्जा है हमारे पे और उसका मीटर हर वक्त चल रहा है। पाकिस्तानियों को आज भी नज़र नहीं आ रहा कि कुरान की जिंदा मिसाल तबाही की पाकिस्तान है, और हमारे पास सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक ही हल है कि और कर्जा ले लो। सही। जमात के पास इसका क्या हल या सोल्यूशन या आइडिया है? देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, जो बात है सच्ची वो करनी चाहिए। सूद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। सूद को ख़त्म होना चाहिए, 100% एग्रीड, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। जमात केस भी लड़ रही है।
लेकिन जाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो एक तदरीज के अमल से होगा, ठीक है ना। उस तदरीज में ये नहीं होगा कि आप धोखा देने के लिए कहें कि हम सूद तो ख़त्म कर रहे हैं, हमने फैसला कर लिया हम सूद ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ही नहीं है। आप बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को कह रहे हैं, कभी इलेक्शन से पहले कह रहे हैं, कभी इलेक्शन के बाद कह रहे हैं। आप ये तय कर लें कि उसको ख़त्म करना है, दिमाग में बिठा लें और उसके लिए सीरियस एफर्ट करना शुरू करें। गुड गवर्नेंस से आगाज़ करें, पैसे बचाने से आगाज़ करें, जो पैसे मराहत में जा रहे हैं उससे आगाज़ करें, जो पैसे गलत पेट्रोल में जा रहे हैं उससे, और लोगों को रिलीफ देना शुरू करें, सब्सिडाइज़ करना शुरू करें बहुत सारी चीज़ों को जो आम लोगों की चीज़ें हैं, और जागीरदारों से टैक्स वसूल करना शुरू करें। आपको पता है, जिस मैंने अभी आपको एक रिपोर्ट बता रहा था ना, पूरे साल में अब 300 बिलियन रुपीज़ हो जाएंगे जो सैलरीड लोग देंगे टैक्स, ठीक है ना। 6 महीने में हुए 150, और जागीरदारों ने कितना टैक्स दिया होगा? चंद लोग सर, उन्होंने अभी तक तो 2 और 4 अरब रुपये। हाँ, ठीक है, मुझे भी यही था कि 4-5 अरब तो बात दी होगी। और इन जागीरदारों में वो 4% जागीरदार शामिल हैं जिनके पास 40% लैंड है। 12.5 एकड़ तक वाले को अगर आप छोड़ भी देना तो उसके बड़ा 25 एकड़ तक का एक कैडर आता है, और 25 से ऊपर, और फिर 100 और 1000 और जिनके घोड़े चलते हैं, और ठीक है, वो टैक्स नहीं देते। तो क्यों नहीं देते भाई टैक्स? उनके टैक्स वसूल करने के लिए IMF इतना परेशान क्यों नहीं होता? अगर IMF इतना ही अच्छा इदारा है, इतनी अच्छी रेगुलेशन करता है, तो वो उनसे टैक्स वसूल करने के लिए, वो इनकी मराद छुड़ाने के लिए जोर क्यों नहीं देता? वो बिजली के बिल में बेस डलवाने के लिए और गैस के बिल में डलवाने के लिए तो बहुत बात कर रहा होता है। वो भी चाहता है कि आम आवाम का जो है वो खून पसीना ताकि लगे रहे इसी धंधे में। तो हम गुड गवर्नेंस से शुरू कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस पर पहले हाथ डालना है, पहले किस दूसरे पर डालना है। 1 साल में शक्ल निकलना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने सूद को रिड्यूस करेंगे। फिर दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं। अब तो जापान में जीरो रेटेड जो है वो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है ना पूरी तरह। अमेरिका में ऐसे बैंक काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम, मेरा ख्याल है 5 से 10 साल में बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं सूद को। कर्जों के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप निगोशिएट करें, रीनिगोशिएट करें। दुनिया भर में ममालिक करते हैं, ये रोल ओवर होता है ना, कोई नई चीज़। ये क्या हो गया कि नहीं हर सूरत में करना है क्योंकि हम उस प्रोग्राम में नहीं गए तो हम मर जाएंगे। वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल इकोनॉमी भी ठीक ठाक है यहाँ पर। पैरेलल इकोनॉमी से मुराद है ब्लैक इकोनॉमी। मतलब अच्छा, एक वो ब्लैक इकोनॉमी है जो लूट के खा गए। नहीं, ब्लैक इकोनॉमी का मतलब कि जो कैश का कारोबार लोग, एक ब्लैक इकोनॉमी वो होती है, देखिए ना, जो हमारा अगर $300 बिलियन का, अब थोड़ा सा बढ़ गया है, अगर हमारा GDP है तो उतना ही पैरेलल वो है जो हमारा उसमें नहीं है, हिसाब में नहीं है। जैसी, ठीक है, उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही है वैसे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा है। अगर सही गवर्नमेंट आ जाए वाक़तन जिस पर लोगों का एतबार हो और लोगों की राय से आई हो, सही है ना, वन मैन आर्मी ना हो, वाकई पार्टी हो, जमात इस्लामी जैसी पार्टी, तो उसके नतीजे में जमात इस्लामी जब अवाम की राय से इक़्तिदार में आएगी तो क्या आप अवाम ऐसे ही छोड़ देंगे हमें तनहा? नहीं। फिर हम कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाला नवाज शरीफ नहीं है, हम जो है वो दावे करने वाली पार्टी नहीं है, हम जमात इस्लामी हैं। हम पर ट्रस्ट का लेवल, अगर लोगों ने अपनी राय भी दे दी ना हमें, तो वो लेवल होगा इंशाअल्लाह ताला कि जिसके नतीजे में जब हम अपनी माओ बहनों से दरख्वास्त करेंगे ना, सोना लेकर आ जाओ, तो आप देखेंगे कि लोग लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि लोग लेकर आएंगे। और हम उन्हें भी इस तरह से नहीं तनहा छोड़ देंगे। हम अल्लाह का शुक्र है कि पूरा ज़हन बनाते हैं कि हम उसके ज़रिए से फिर क्या क्या काम करेंगे। हम इस्लामिक मूवमेंट है, एक पार्टी नहीं आइसोलेटेड, पूरी दुनिया में हमारे मरासिम हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया में हमारे लोग मौजूद हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामी जहन रखने वाले, वो लोग भी जो कि इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। बाज़मीर इंसान तो हर दुनिया में होते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आप देखिएगा कि जिसके नतीजे में, और मैं अगेन आप कहेंगे तो वही वाली बातें जो पिछले वाले इमरान खान साहब करते थे। इमरान खान साहब और हमें फ़र्क है, इमरान खान साहब की पार्टी नहीं थी। अगर पार्टी होती तो आज इस तरह से वो अकेले नहीं खड़े होते। इमरान खान साहब ने, जाहिर है उनको टाइम नहीं मिला, मैं उनकी, चलो किसी, चूंकि एक आदमी मुश्किल में होता है ना, मैं उसको किसी डेफिशिएंसी गिनवाने का नहीं होता इस वक्त, तो जाहिर है उनके साथ ज़्यादती हुई। आपके ख्याल से इमरान खान साहब अकेले हैं इस वक्त? आप बता दें मुझे दूसरा कौन है? मुराद सईद वगैरह, चलो ये तो बहुत चंद लोग होंगे ना जो खड़े हुए हैं। अब बाकी तो आप देखें ज़्यादातर मफाद परस्त थे ना, दाएं भी बाएं भी। कोई कंस्ट्रक्शन का किंग था, कोई चीनी माफिया था, कोई आटा माफिया था, बताए ना मुझे आप। जी ऐसे ही। तो इन सारे लोगों की वजह से इमरान खान पार्टी नहीं बना सके। यानी पार्टी तो थी, लेकिन जिससे पार्टी की डेवलपमेंट होती है कि वो, जमात इस्लामी के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। जमात इस्लामी में तो देखें, मिसाल के तौर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ यहाँ पर, मेरा एक पाई भी खर्च नहीं हो रही,
ठीक है। अच्छा। अगर मुझे इलेक्शन फंड में हिस्सा देना है, मैं फंड दूंगा अपने नाज़िम इंतखाब को, अपने बैतुल माल में, वहां से डिसबर्स होगा, मैं खुद नहीं खर्च करूंगा। ओके। ये डिसिप्लिन पैदा करें ना लोग। ये डिसिप्लिन पहले एमक्यूएम में था, लेकिन वो दूसरी तरह का था, है ना, तो वो फाशिज्म की बुनियाद पर चला गया। वो क्रिमिनल सिंडिकेट भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बस वो फाशिज्म थी नहीं, वो फाशिज्म में फिर आप होते तो डिसिप्लिन है, लेकिन बस आपकी लिमिटेशन होती है बहुत। जमात इस्लामी में तो ये हमने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करते हैं, हमें कौन मार लेता है, हमारे आना भी आसान है, जाना भी आसान है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जमात इस्लामी का ये डिसिप्लिन है, उसका एक मालियात का कारकुन बेस्ड निज़ाम है। हमें कोई इस तरह से नहीं वो कर सकता कि बस इनको किल कर दो, ख़त्म कर दो। हम ख़त्म होकर भी दोबारा उठने की सलाहियत रखते हैं।